अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। न्यूक्लियर फिजिक्स 1 का लेक्चर नंबर 3 हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक हमने देखना है प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी। यानी जो एक पूरा न्यूक्लियस है, जब उसमें से हम एक प्रोटॉन को सेपरेट आउट करते हैं तो उस टाइम पे उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, उसको हम कहते हैं प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी। तो प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी को SP से डिनोट करते हैं। और ये कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम बाइंडिंग एनर्जी लेंगे ओरिजिनल न्यूक्लियस की। जो भी ओरिजिनल न्यूक्लियस होगा उसकी हमने बाइंडिंग एनर्जी उसके लिए जब हमने एक्सप्रेशन लिख लिया तो उसमें से हम माइनस कर देंगे बाइंडिंग एनर्जी को। वो कौन सी बाइंडिंग एनर्जी होगी, जब हमने एक प्रोटॉन को उसमें से निकाल दिया था, एक्सट्रैक्ट कर दिया था, उस टाइम पे जो नया न्यूक्लियस बनेगा उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे ए जो है वो कॉम्बिनेशन होता है प्रोटॉन नंबर का और न्यूट्रॉन नंबर का। तो इसका मतलब है कि जब हमने एक प्रोटॉन को माइनस करना है तो उस टाइम पे हमें यहाँ से एक माइनस करना पड़ेगा ए में से, और इसी तरह जी जो है वो तो है ही प्रोटॉन नंबर, तो उसमें से भी एक को माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम बाइंडिंग एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन लिखें तो ये हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके थे बाइंडिंग एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन। इसी तरह जब हम एक प्रोटॉन को माइनस कर रहे हैं तो सिंपली हम इस जी में से -1 कर देंगे, और इसी तरह यहाँ पे ए में से -1 और इस जी में से भी -1 कर देंगे। तो ये बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी उस न्यूक्लियस की या उस न्यूक्लियाई की जिसमें से हमने एक प्रोटॉन को माइनस किया था। नेक्स्ट जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपली ये जो माइनस है इसको अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा वो होगा मैस ऑफ दैट न्यूक्लियस, जिसमें से हमने मतलब माइनस किया हुआ था एक प्रोटॉन को, वो वाला आ जाएगा, और ये वाला जो है मैस ऑफ ओरिजिनल न्यूक्लियस आ जाएगा, और ये मैस ऑफ प्रोटॉन है इंटू c²। ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन बना ये था प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी के लिए। इसी तरह अगर हम न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी की बात करें तो ये वो एनर्जी होगी जो कि मतलब ओरिजिनल बाइंडिंग एनर्जी में से अब हमने वो वाली बाइंडिंग एनर्जी माइनस करनी है जब हमने न्यूक्लियस में से एक न्यूट्रॉन को सेपरेट आउट किया था। न्यूट्रॉन को भी जब सेपरेट करेंगे तो ऑब्वियसली इसमें से तो -1 करना ही पड़ेगा, और यहाँ पे जो न्यूट्रॉन नंबर n था ओरिजिनल उसमें से भी हम -1 कर देंगे। इस टाइम पे इसकी बाइंडिंग एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन तो ये होगा जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया, और जब हम इसमें से -1 करेंगे तो सिंपली हमें यहाँ से -1 करना पड़ेगा, और इस ये जो ओरिजिनल न्यूक्लियस है इसमें से यहाँ से -1 और यहाँ से -1 करेंगे तो एक्सप्रेशन ये बन जाएगा बाइंडिंग एनर्जी का। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन ये आ जाता है। जैसे हमने इसको सॉल्व किया, इसको स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखा है, लेकिन इसको नहीं लिखा, तो ये आप सॉल्व करके देख लें, यही आंसर आएगा। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन 16 है तो उसके लिए जो सेपरेशन एनर्जी है प्रोटॉन की वो 12.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इसी तरह उसकी जो न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी है वो है 15.67 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूक्लियर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है ऑर्बिट में तो उस टाइम पे उसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है वो होता है म्यू ई इज इक्वल टू आई इंटू ए। म्यू ई जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का डायपोल मोमेंट है, आई जो है वो करंट है, वो करंट जो प्रोड्यूस होता है जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है एक सर्कुलर ऑर्बिट में, और ए जो है वो उसका एरिया है जिस सर्कल में या जिस ऑर्बिट में वो करंट मूव कर रहा है। अब करंट जो प्रोड्यूस होगा जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा उस टाइम पे प्रोड्यूस होने वाला करंट चार्ज पर यूनिट टाइम जो है वो करंट के इक्वल है, एंड ई जो है वो तो एज इट इज रह जाएगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और टी जो है इसकी जगह पे हम 2π/ओमेगा पुट करते हैं। अब अगर इसी को रीअरेंज करें तो ई ओमेगा/2π आ जाएगा। जैसा कि हमें पता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान जो रिलेशन है वो है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू अगर हम यहाँ से लेते हैं तो ये आ जाएगी v/r। इसी ओमेगा को हम प्लेस कर देते हैं यहाँ पे e ओमेगा/2π वाले एक्सप्रेशन में, तो जो फाइनल करंट का एक्सप्रेशन आएगा वो होगा EV/2πr। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब अगर हम ये इक्वेशन नंबर 2 जो है इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो वैल्यू जो आएगी उसको रीअरेंज करके हम लगा देंगे म्यू ई इज इक्वल टू EV/2। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, जो एरिया है उसको हमने πr² क्यों लिया, क्योंकि हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उस टाइम पे उसका जो एरिया है वो πr² होगा। जब रीअरेंज करेंगे तो हमें ये इक्वेशन नंबर 3 मिल जाएगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एल जो है वो इक्वल होता है MEVR। एल जो है वो एंगुलर मोमेंटम है, ME मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, V वेलोसिटी एंड R जो है वो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। यहाँ से हम अगर L/ME की वैल्यू लेते हैं तो वो इक्वल आ जाती है VR के।
अब यही वाली वैल्यू है, इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें तो ये वी आर की जगह पे जब हम एल ओवर एम ई प्लेस करेंगे तो यही वाला जो एक्सप्रेशन है ये हो जाएगा ई एल ओवर 2 एम ई। अब ये तो था एक्सप्रेशन जब हमने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की थी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की। लेकिन अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये जो डायपोल मोमेंट होगा ये इक्वल आ जाएगा माइनस ई ओवर 2 एम ई इंटू एल वैक्टर, क्योंकि एल जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड न्यू एल जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। माइनस साइन यहाँ पे इसलिए लगा क्योंकि ये नेगेटिव, एक तो ये नेगेटिव होगा चार्ज और इलेक्ट्रॉन की वजह से, दूसरा ये इंडिकेट करेगा कि ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट है और ये जो एंगुलर मोमेंटम है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिटली यानी एंटी पैरेलल एक दूसरे के हैं, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन इंड्यूस हो जाएगा। जब हम जी कंपोनेंट की बात करते हैं, क्योंकि हमने कहा कि जो ये मैग्नेटिक मूवमेंट है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, इसका सिर्फ और सिर्फ जो जी कंपोनेंट है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। तो हम अगर जी कंपोनेंट की बात करें तो वो इक्वल आ जाएगा ई ओवर 2 एम ई इंटू एल जी। अब हमने माइनस साइन क्यों नहीं लिया, क्योंकि अब हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, हम डायरेक्शन पे नहीं जा रहे, वेक्टर फॉर्म की बात नहीं कर रहे। तो एल जी की जगह पे हम लगा देंगे एम एल इंटू एच कट। एम एल जो है ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के लिए जो क्वांटम नंबर है वो है, जिसको हम लिख सकते हैं 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन अप टू +-l, यानी ये इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। अब अगर हम एक ऐसी स्टेट लें जिसके लिए एम एल जो है वो हमारे पास 1 आ जाए। अब अगर हम यहाँ पे एम एल की वैल्यू 1 ले लेते हैं, यानी कि हमने फर्स्ट स्टेट के लिए बात कर ली है, तो ये म्यू बी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बी में क्यों कन्वर्ट हुआ, क्योंकि इस टाइम पे ये जो एक्सप्रेशन बना है जिसमें हमने एम एल को 1 कहा था, बाकी जो बनने वाला एक्सप्रेशन है इसको हम बोहर्स मैग्नेटॉन कहते हैं। बोहर्स मैग्नेटॉन होने की वजह से हमने यहाँ पे इसको म्यू बी लिख लिया। बी जो है ये इंडिकेट करता है बोहर्स मैग्नेटॉन को। नेक्स्ट जो है अब हम देखेंगे बोहर्स मैग्नेटॉन जो हमने फाइंड किया था ई एच कट ओवर 2 एम ई, इसी की हम वैल्यू फाइंड करेंगे। ई जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, एच कट जो है वो एच ओवर 2 पाई के इक्वल होता है, यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट को जब हम 2 पाई पे डिवाइड करते हैं इसकी वैल्यू 1.05 इंटू 10⁻⁻34 है। 2 एज इट इज़ आ जाएगा और एम ई जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आंसर जो आएगा वो होगा 9.2 इंटू 10⁻⁻24 जॉल पर टेस्ला। ये जो है ये बोहर्स मैग्नेटॉन की वैल्यू है। इसके बाद अब हम देखेंगे कि मैग्नेटिक मूवमेंट ऑर्बिटल मोशन के दौरान क्या होगा, क्योंकि जब भी कोई ये हमने स्पिन वाले में भी डिस्कस किया था कि जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स जो हैं वो टनी मैग्नेट के तौर पे काम करते हैं और ऑर्बिटल मोशन भी है, इनकी स्पिन मोशन भी है। तो हम पहले ऑर्बिटल मोशन की बात कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा था ऑर्बिट में वो ऑर्बिटल मोशन भी रखेगा, स्पिन भी रखेगा। तो ऑर्बिटल मोशन जो होगी उसके दौरान प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो होगा म्यू एल इज इक्वल टू माइनस जी एल म्यू बी एल ओवर एच कट, जिसमें जी एल जो हमने इंड्यूस करवाया है ये ऑर्बिटल जी फैक्टर है जो एक्सप्लेन करता है कोई भी चार्ज पार्टिकल जो होता है उसके करंट इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है। वो करंट इफेक्ट कब एक्सप्लेन करेगा, जब वो चार्ज पार्टिकल एक क्लोज लूप में मूव करके जाएगा। जब हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन के लिए जी एल की वैल्यू 1 होती है, लेकिन न्यूट्रॉन के लिए 0 होती है, क्योंकि हमने कहा ये चार्ज पार्टिकल के इफेक्ट को एक्सप्लेन करेगा। तो इसका मतलब है कि चार्ज पार्टिकल तो सिर्फ प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन एक चार्जलेस पार्टिकल है, तो इसलिए हम कहेंगे कि उसके लिए जी एल की वैल्यू 0 होगी। इसी तरह जब हम मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करेंगे स्पिन मोशन के लिए तो सिंपली यहाँ पे भी हम एस इंड्यूस करवा देंगे और यहाँ पे भी हम एस इंड्यूस करवा देंगे। तो इसके लिए हमने ये देखना है कि जो जी एस है यानी कि स्पिन का जो फैक्टर है, स्पिन और जी फैक्टर, ये हमारे पास 0 नहीं होगा कभी भी। न्यूट्रॉन के लिए भी ये 0 नहीं होता है, इसकी वैल्यू जो है वो 2 हो सकती है। अगर हम जी कंपोनेंट की बात करें, क्योंकि हमने कहा जी कंपोनेंट ज़्यादा इफेक्टिव है, तो जी कंपोनेंट इसी वाले का स्पिन मोशन के दौरान प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक मूवमेंट का जी जो कंपोनेंट है वो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एस जो है उसकी जगह पे हम एम एस इंटू एच कट लगा देंगे। ये स्पिन क्वांटम नंबर है, एच कट इसके साथ ऐसे ही आ जाएगा। मतलब जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया कि एल की जगह पे हमने एम एल इंटू एच कट लगाया था, इसी तरह एस की जगह पे हम एम एस इंटू एच कट लगाएंगे। सॉल्व आउट करेंगे तो आंसर जो आएगा वो माइनस जी एस म्यू बी इंटू एम एस हो। नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो है टोटल मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। टोटल मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जब हम लेंगे तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के लिए हमने 2 तरह के डायपोल मूवमेंट्स देखे हैं, ऑर्बिटल मोशन के लिए और स्पिन मोशन के लिए।
दोनों का जब सम कर लेते हैं तो वो हमें मिल जाता है टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जो इक्वल होगा म्यू जे इज इक्वल टू जी जे म्यू बी जे ओवर एच का। अब यहाँ पे देखें जो जी जे है, ये पहले हमने ये एक्सप्लेन किया, जी फैक्टर्स को एक्सप्लेन कर दिया। अब ये वाला जो जी फैक्टर है इसको हम लैंड जी फैक्टर कहते हैं, जो टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन। न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन क्या है? कोई भी एक न्यूक्लियस जो है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं जो स्पिन और ऑर्बिटल मोशन कर रहे होते हैं। उसके दौरान ये न्यूक्लियॉन्स जो हैं ये स्मॉल मैग्नेट के तौर पे काम कर रहे होते हैं। अब ये जो स्मॉल मैग्नेट है इसकी मैग्नेटिज्म की स्ट्रेंथ हम मेजर कर सकते हैं इनके मैग्नेटिक मूवमेंट्स के ज़रिए। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन की बात करें तो वो सिंपली क्या है कि हम अगर यहाँ पे किसी भी चार्ज पार्टिकल को ले लेते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर तो चार्ज पार्टिकल सिर्फ प्रोटॉन ही है, तो ये जो हमने बोहर्स मैग्नेट्रॉन लिया था ये हमने लिया था इलेक्ट्रॉन्स के लिए। लेकिन विद इन द न्यूक्लियस जब हम बात करते हैं तो उसमें चार्ज पार्टिकल क्योंकि प्रोटॉन होता है, तो अब सिंपली हमने यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह पे मास ऑफ प्रोटॉन इंड्यूस करवा देना है, और जब हम इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो सेम एज इट इज़ यही आएंगी, और बस यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह पे प्रोटॉन का मास आप लिखें, इसको सॉल्व आउट करें तो आंसर जो आएगा वो होगा 5.05 इंटू 10⁻⁻27 जॉल पर टेस्ला। अब ये जो है इसको, ये जो वैल्यू आई है इसको हम न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन कहते हैं, इसीलिए हमने इसको म्यू एन लिखा है। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो है पैरिटी। पैरिटी क्या है? ये एक क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना है, और हमें पता है कि जितने भी हमारे जो इर्द गिर्द पार्टिकल्स जितने भी मौजूद हैं उनके सब के साथ जो है वो कुछ ना कुछ वेव फंक्शन, कोई ना कोई वेव फंक्शन जो है वो एसोसिएट होता है। अब ये जो वेव फंक्शन होता है ये बेसिकली स्पेस कोऑर्डिनेट्स की इंफॉर्मेशन देता है। पैरिटी क्या है कि अगर हम इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को इन्वर्ट कर दें, चेंज कर दें, तो उसकी इन्वर्जन जो है ये स्पेस कोऑर्डिनेट्स की इन्वर्जन को हम पैरिटी कहते हैं। अब हम यहाँ पे पैरिटी ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर जो है ये एक क्वांटम मैकेनिकल टूल है जो हम किसी भी वेव फंक्शन पे जब अप्लाई करते हैं तो वो हमें वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई होकर डिफरेंट रिजल्ट्स दे देता है। पैरिटी ऑपरेटर को हम P से डिनोट करवाते हैं। जब भी हम पैरिटी ऑपरेटर को किसी भी वेव फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स को इन्वर्ट कर देगा। जैसे यहाँ पे हमने एक वेव फंक्शन दिया हुआ है साई एक्स वाई जी, जिसमें एक्स वाई और जी जो है ये इस वेव फंक्शन के स्पेस कोऑर्डिनेट्स को एक्सप्लेन कर रहा है। पैरिटी ऑपरेटर इसके ऊपर अप्लाई हुआ तो पैरिटी का क्या काम है कि उसने इन्वर्ट कर देना है स्पेस कोऑर्डिनेट्स को। पैरिटी ऑपरेटर का ये काम है। तो जब हम इस पर अप्लाई करेंगे तो ये सिंपली इन्वर्जन का मतलब ये है कि प्लस को माइनस कर देगा, माइनस को प्लस कर देगा। तो ये जो x था उसको ये माइनस एक्स में कन्वर्ट करेगा, y को माइनस वाई में और z को माइनस जी में। अब इसमें से अगर हम माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं तो वापस वही वाला वेव फंक्शन हमारे पास आ जाता है। अब ये जो वेव फंक्शन है ये या तो सिमेट्रिक हो सकता है या ये नॉन सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक हो सकता है, जो कि डिपेंड करेगा यहाँ पे आने वाली वैल्यूज़ पे। वो क्या होंगी वो मैं अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि लेट्स सपोज हमने एक वेव फंक्शन लिया है साई एक्स वाई जी और उसके ऊपर 2 दफ़ा पैरिटी ऑपरेटर अप्लाई किया। एक दफ़ा जब हम पैरिटी ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो ये वाला जो -1 है ये बाहर आके सेम वही वाला वेव फंक्शन दे देगा, और दूसरी दफ़ा जब हम पैरिटी ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो एक और -1 इसके साथ इंड्यूस हो जाएगा। तो अब हमने 2 दफ़ा पैरिटी ऑपरेटर अप्लाई किया तो यहाँ पे 2 दफ़ा हमने ए ले लिया, यानी कि लेट्स सपोज एक दफ़ा अप्लाई किया तो यहाँ पे एक वैल्यू आई थी -1, तो उसको हमने इक्वलाइज कर दिया ए के, और दूसरी दफ़ा जब हमने पैरिटी ऑपरेटर अप्लाई किया तो फिर से वैल्यू आई -1, उसको भी लिख लिया ए। तो टोटल ए स्क्वायर जो है यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा एडिशनल वैल्यू जो है वो मिल रही है, और यहाँ पे -1 एंड -1 जो है वो +1 हो जाएगा। तो ये यहाँ से हमें क्या मिला, ये जो ए स्क्वायर मिला ये थी आइगन वैल्यू इस पैरिटी ऑपरेटर की। अब जब यहाँ पे देखें ए स्क्वायर है और यहाँ पे 1 है, वेव फंक्शन अगर वेव फंक्शन के साथ कैंसिल आउट हो जाए तो बाकी जो बचता है वो है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से ए की जो पॉसिबल वैल्यूज़ आती हैं वो है +-1। इसका मतलब है कि ए की वैल्यू या तो +1 हो सकती है या -1 हो सकती है। हमने यहाँ पे कहा था कि वेव फंक्शन सिमेट्रिक होगा या एंटी सिमेट्रिक होगा, तो वो हमें इन आइगन वैल्यूज से पता चल जाएगा। अगर हम इवन पैरिटी की बात करें तो इवन पैरिटी में हमें एक सिमेट्रिक वेव फंक्शन मिलता है, यानी कि हम सिमेट्रिक वेव फंक्शन लेते हैं तो इसमें आप देखें कि ए की वैल्यू जो है वो +1 होती है। +1 होने का क्या मतलब है कि जैसे मैं अगर एक पैरिटी ऑपरेटर लगाऊं एक वेव फंक्शन पे तो ये उसके कोऑर्डिनेट्स को इन्वर्ट तो करेगा, लेकिन अगर इन्वर्ट करने के बाद भी
उन कोऑर्डिनेट्स पे कोई फ़र्क ना पड़े, वो एज इट इज़ ही रहें, तो उनको हम उस वेव फंक्शन को कहेंगे सिमेट्रिक वेव फंक्शन। और जो हमने पैरिटी अप्लाई की थी उसको हम इवन पैरिटी कहेंगे। इसमें आप ऐसे इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे cos x है, तो cos x में x की जगह पे अगर हम -x भी पुट कर दें तो वो पॉजिटिव वैल्यू ही देता है, तो उसको हम कहेंगे कि वो एक सिमेट्रिक फंक्शन है। इसी तरह ये भी एक सिमेट्रिक वेव फंक्शन है। इसी तरह अगर हम ऑड पैरिटी की बात करें तो ऑड पैरिटी के लिए a की वैल्यू जो है वो -1 होती है, और जो वेव फंक्शन होता है वो एंटी सिमेट्रिक होता है। जैसे हमने पैरिटी अप्लाई की इस वेव फंक्शन पे, तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स इन्वर्ट होंगे, -x, -y और -z में चले जाएंगे। लेकिन वापस यही वाला वेव फंक्शन लेने के लिए हमें इसमें से माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा। अगर हम कॉमन लेते हैं तो इस टाइम पे जो हमें वेव फंक्शन मिलेगा वो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, देखें यहाँ पे cos और x था ना, तो x को हमने इन्वर्ट किया -x में, तो वापस हमें एक पॉजिटिव वैल्यू ही मिली। इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं वो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, जिन पे हमने इवन पैरिटी की बात की। तो अगर हम बात करें sin x की, तो x की जगह पे जब हमने -x पुट करना है तो ये माइनस बाहर आ जाता है। ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन जो है ये सारे पढ़े हुए हैं, तो ये -x जो है ये माइनस बाहर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये वेव फंक्शन होगा। जैसे हम सिंपल x² लेते हैं, तो वहाँ पे अगर हम x² में -1 पुट कर भी दें तो उसका स्क्वायर जो है दोबारा से पॉजिटिव ही हो जाता है, तो ये इस टाइप के वेव फंक्शन है। और अगर हम सिंपल x लेते हैं तो उसकी जगह पे -x पुट करने से हमें माइनस कॉमन ही लेना पड़ता है दोबारा से x को लेने के लिए। तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जब हमने -x, -y और -z पुट किया तो हमें माइनस कॉमन लेने से वो वेव फंक्शन मिला है। तो इसलिए इस केस में ये जो -1 आया है ये बेसिकली यही वाला -1 था जो हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया। इसलिए हमने कहा कि इस केस में जो आइगन वैल्यू ऑफ पैरिटी ऑपरेटर है वो -1 होगी। अब अगर हम न्यूक्लियर पैरिटी की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर, अब ये जो पैरिटी थी ये हमने ओवरऑल इसका एक इंट्रोडक्शन देखा था। अब जो हमारा जो रियल टॉपिक है वो न्यूक्लियर पैरिटी है, उसकी तरफ आते हैं। तो एक जो न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूक्लियॉन्स मौजूद होते हैं, दैट इज़ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, क्योंकि ये भी मोशन में हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि इसके साथ भी कुछ ना कुछ वेव फंक्शन एसोसिएट किया हुआ है। वो वेव फंक्शन डिपेंड कर रहा है स्पेस कोऑर्डिनेट्स पे और इसके अलावा स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पे। जब हम इन्वर्जन अप्लाई करेंगे इन कोऑर्डिनेट्स पे, जो वेव फंक्शन होंगे न्यूक्लियॉन्स के, उनके स्पेस कोऑर्डिनेट्स को जब इन्वर्ट किया जाएगा तो ये जो इस इन्वर्जन को हम कहते हैं न्यूक्लियर पैरिटी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं समरी, जितने भी आर्टिकल्स हमने आज पढ़े। सबसे पहले हमने देखा प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी, यानी कि वो एनर्जी थी जो कि प्रोटॉन को पूरे न्यूक्लियस में से सेपरेट आउट करने के लिए रिक्वायर्ड थी, और न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी वो एनर्जी थी जो एक न्यूट्रॉन को पूरे न्यूक्लियस में से सेपरेट आउट करने के लिए रिक्वायर्ड थी। इनके लिए हमने फार्मूलाज भी डेवलप कर लिए। उसके बाद जो है वो है न्यूक्लियर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इसमें हमने बोहर्स मैग्नेटॉन को डिस्कस किया, उसके बाद न्यूक्लियर मैग्नेटॉन को डिस्कस किया एंड डिफरेंट जी फैक्टर्स को डिस्कस किया। उसके बाद है न्यूक्लियर पैरिटी, जिसमें हमने पहले इंट्रोडक्शन देखा पैरिटी का, फिर उसके बाद हमने देखा ऑड एंड इवन पैरिटी का कंसेप्ट, एंड देन हमने न्यूक्लियर पैरिटी को डिस्कस किया। ये था हमारा आज का सारा लेक्चर नंबर 3। उम्मीद है कि आपको सब आर्टिकल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफ़िज़।